एक करके बात करने वाला, ठीक है, क्योंकि सभी ब्रांच का कमेंट्स आता है, ये ब्रांच वालों का क्या होना है, वो ब्रांच वालों का क्या होना है, एज लिमिट्स क्या होगा, कब वैकेंसी आएगी, कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए जो सबसे बड़ी वैकेंसी है वो है एएलपी टेक्नीशियन की, आपको भी पता है, सबको पता है, जग जाहिर। उसके बाद एलएमआरसी में वैकेंसी आती है, डीएमआरसी में वैकेंसी आती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी मेरे दोस्त कि प्रियंका नाम की लड़की थी, उसको सांस का प्रॉब्लम हो गया था, हमको याद है 2017 ईस्वी की बात है या 2018 की बात। उसको हमेशा बाहर खड़े रह के वो क्लास करती थी गेट के पास, क्योंकि रूम में बैठने के बाद इतने बच्चे होते थे लगभग कि वो सांस ही नहीं ले पाती थी, उसको सांस का प्रॉब्लम था। अगर वो ये वीडियो देख रही होगी तो उसको याद। और बच्ची को कितना बार सांस का प्रॉब्लम हुआ, हम हॉस्पिटल भी ले गए, हमने अपने खर्चे पर उनका इलाज भी करवाया। और 6 लोग थे उन्हीं के गांव के, उनके भाई, मोसेरा भाई, फुफेरा भाई, सबने इलेक्ट्रॉनिक से आईटीआई कर रखा था, कुछ ने इलेक्ट्रिकल से भी आईटीआई कर रखा था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी 6 के 6 आज दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। और जब कोविड का टाइम आया था तो उस बच्ची ने मेरे अकाउंट में 50,000 रुपया भेज दिया। बाद में उनकी शादी के टाइम में, शादी भी डीएमआरसी का ही एगो चलवा से थी वो, और फिर उसको हम पूरा का पूरा पेमेंट उनका भेज दिया। तो मेरे दोस्त 6 लोग एक रूम में, अब सबको जॉब, मतलब आप समझ सकते हैं कि आईटीआई करने के बाद जॉब लेना कितना आसान। लेकिन हाँ, एक सही गाइडलाइन की जरूरत होती है, एक सही दिशा की जरूरत होती है। बिना, अगर आपको सही दिशा ना मिले मेरे दोस्त, तो यहां से रोड तक जाना मुश्किल हो जाएगा। इससे सही दिशा का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। उसके बाद आप आ जाइए डीआरडीओ में। डीआरडीओ में हमको याद है चला, एक लड़की थी, उसका 98% मार्क्स था और उसका सिलेक्शन फाइनली हो गया था। तो ऐसे भी बच्चे, डीआरडीओ हो गया। स्टेट एग्जाम, बहुत बड़ा एग्जाम इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की आती है। और लड़कियों के लिए तो खास करके पिछले बार का कट ऑफ ही 8 नंबर था, इस बार हो सकता है बढ़ जाए क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। पिछले बार का कट ऑफ 8 नंबर था। एक लड़की मेरे यहाँ पढ़ती थी, उसका नाक से हरदम नेटा चूते करते रहते थे, हम उसको नेट सुर्की कहते थे। एक दिन संजोग से शादीशुदा थी, उसके पति ने उनको छोड़ दिया। एक दिन संजोग से वो हमको मिल गई मॉल में, तब कहती है प्रणाम सर, अब बहुत सारा शॉपिंग करके जा रहे थे। हम बोले तुम जी यहाँ? तो कहती है सर हमारे ये बिहार इलेक्ट्रिसिटी होने गया, स्विच बोर्ड ऑपरेटर है। हम बोले कितना नंबर था? बोलती है सर 7 नंबर था। आप सोच के देखिए, समझ में आ रहा होगा। बॉयज के लिए भी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत मेरे दोस्त। इसके बाद आप भेल, इसरो, गेल, आईओसीएल, एनसीएल, इस सब सेल, सब में वैकेंसियों की बाहर वैकेंसी आती है, आपको पता नहीं चलता क्योंकि आप उस तरीके से प्रिपेयर्ड ही नहीं है। अब शादी में जाने के लिए अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है, इसका मतलब शादी का पता नहीं है आप मेरे दोस्त। इस सब वैकेंसियां आपके लिए होती है। एएलपी टेक्निक, कैसे इस वैकेंसी में आप जा सकते हैं, बहुत आसान है जाना, थोड़ा सा सही गाइडलाइन की जरूरत है। अगर पटना जाना है तो दिशा पता होना चाहिए, पटना चले जाएंगे, चाहे वो मार्ग पैदल क्यों ना हो, चाहे वो साइकिल का क्यों ना हो, चाहे वो रिक्शे का क्यों ना हो, चाहे वो मोटरसाइकिल का क्यों ना हो, चाहे वो हवाई जहाज का क्यों ना हो, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि पटना कहां है, दिशा क्या होगी उस मंजिल की मेरे दोस्त। एएलपी टेक्नीशियन, एलएमआरसी, डीएमआरसी, डीआरडीओ, स्टेट एग्जाम, भेल, गेल, सेल, इसरो, आईओसीएल, एनसीएल, इस सब, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की भी वैकेंसी अभी आने वाली है, बहुत दिनों से ये पेंडिंग में। क्योंकि भारत सरकार ने ये प्रॉमिस किया है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सब जगह से आपको वैकेंसियां देखने को मिलेगी, टेक्निकल वाली भी। अब मेरे दोस्त फिटर वालों के लिए एक फायरमैन की भी वैकेंसी आती है बिहार सरकार और अन्य स्टेट गवर्नमेंट पे। नलकूप डिपार्टमेंट का भी वैकेंसी आपको मिलेगा वहां पर, यूपी में, इसी तरह अन्य जगहों पर भी आती है। तो वहां भी आपको, इस सभी में आपको वैकेंसियां देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी वैकेंसी जो इन वेटिंग है वो है एएलपी टेक्नीशियन की, जो कि 4 साल पे आती है, चुनावी वैकेंसी है ये, जो कि बड़े पैमाने पर आती है। चुनाव आ चुका है 2023, जब 2019 में चुनाव था तो 2018 के 18 फरवरी को वैकेंसी आया था, हमको बहुत अच्छे से याद है। और 2024 में चुनाव है, 2023 में वैकेंसी आना है, हो सकता है पहले भी आ जाए। और आपको भी पता है चला जी कि एक कमेटी का गठन कर लिया गया है कि वैकेंसी कैसे दिया जाए, और जल्द से जल्द 10 लाख वैकेंसी, क्योंकि विपक्ष अगर घेरेगा सरकार को तो वो रोजगार के मुद्दे पर, और सरकार ये कभी नहीं चाहेगी कि हमारी सरकार गिर जाए। उसके बाद आप आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वालों के लिए। एएलपी टेक्नीशियन में वो अलाउड है, एलएमआरसी में भी अलाउड है, डीएमआरसी में भी अलाउड है, सेल, गेल, भेल, डीआरडीओ, ये सब जगह वो अलाउड है, और एएलपी टेक्नीशियन में भी वो अलाउड है। हम आपको पहले बता दें, लेकिन सिलेबस बड़ा उल्टा है, इस चीज पर भी हम चर्चा करेंगे चला कि मामला क्या है। डीजल मैकेनिक वाले एएलपी टेक्नीशियन में अलाउड है, डीजल मैकेनिक वाले एएलपी टेक्नीशियन में अलाउड है, यहाँ आप अलाउड है। और इधर अगर आप आइएगा, डीजल मैकेनिक वाले एएलपी टेक्नीशियन में अलाउड है, इसको आप यहां ले लीजिए। और ये वायरमैन और वेल्डर वाले भी एएलपी टेक्नीशियन में अलाउड, वायरमैन और वेल्डर वाले भी एएलपी टेक्नीशियन में अलाउड, ठीक है। ये डीजल वालों के लिए टेक्नीशियन की कुछ सीटें आती हैं, और +2 विथ मैथ्स विथ फिजिक्स वालों के लिए भी सिग्नल मेटर ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में कुछ सीटें आती है, ठीक है। उसको फिजिक्स एक पेपर लेके पढ़ना होता है ट्रेड के जगह पर। फिर आते हैं चला जी कि एएलपी टेक्नीशियन जो कि आपकी मेन वैकेंसी है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? उसके लिए क्वालिफिकेशन 10+ ITI होना चाहिए, जिसमें आप इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, डीजल मैकेनिक, ऑटोमोबाइल, वेल्डर, वायरमैन, ये सब अलाउड है। यहां पर आप वेल्डर ले लीजिए, वेल्डर, वायरमैन, ये सब अलाउड है। एमआरएससी ट्रेड से भी अगर किसी का होगा तो एमआरएससी भी अलाउड है। हाँ, लेकिन सर सिलेबस का जो चर्चा करेंगे हम, क्या मामला है। अब फिर 10+ डिप्लोमा जो लोग किए हैं वो सब लोग अलाउड, खाली 2 ब्रांच छोड़ के, सीएस, आईटी और सिविल। बीई और बीटेक जिन्होंने कर रखा है, ये दोनों लोग
केवल और केवल टेक्नीशियन में एएलपी में अलाउड, टेक्नीशियन में नॉट अलाउड। टेक्नीशियन में ये +2 लेवल पर, अगर ये +2 करके अपना आगे का डिग्री किए होंगे तो वही सिंगल वेंटर ग्रेड 2 ग्रेड 3 के लिए अलाउड। बाकी अगर सिर्फ बीटेक और डिप्लोमा आप लगाइएगा, सिर्फ एएलपी के लिए आप अलाउड है। उसके बाद आईटी, सीएस और सिविल ये नॉट अलाउड है, इसको अलाउ नहीं किया गया है। उसके बाद 10+2 पीसीएम के लिए टेक्नीशियन का कुछ पोस्ट आता है, एएलपी में वो अलाउड नहीं है। अब चला जी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और रिलेवेंट ट्रेड। तो एक लाइन का बात आप समझ लीजिए, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितना भी ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वायरमैन है, उस सब के लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, वायरमैन ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड, आप अपने संबंधित ट्रेड को चुन सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक चूज करेंगे, रेडियो एंड टीवी वाले मैकेनिक रेडियो एंड टीवी चूज करेंगे। उसके बाद आप आ जाइए, ये सब चूज करने के बाद अलग है, एक लाइन में पहले आप समझिए ये सब कुछ नहीं है, आपका जो ब्रांच है वो ब्रांच पेपर आपको पढ़ लेना, खत्म का, उतना माथा की तरह नहीं लेना। लेकिन है चला मिक्सअप, मामला क्या है वो हम आपको बताएंगे। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस पहले से दो चीज होगा, एएलपी टेक्नीशियन में सीबीटी 1 होगा और सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा, अगर आप ये क्वालिफाई कीजिएगा तो सीबीटी 2 की कॉपी चेक होगी, अगर आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा सीबीटी 2 की कॉपी चेक नहीं होगी। ये क्वालिफाइंग पिछले बार इसका कट ऑफ था चला 4 नंबर, 4 नंबर पे भी बच्चे क्वालिफाई किए, और अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो आप आउट हो जाइएगा यहीं से, आप सीबीटी 2 में नहीं जा सकते। अगर सीबीटी 1 में आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका सीबीटी 2 चेक नहीं होगा, और सीबीटी 2 तो यहीं आप डिस्क्वालीफाई करके मतलब आउट हो गया। अच्छा, आप सीबीटी 2 में जाइएगा तो सीबीटी 2 में अगर आप ट्रेड में पार्ट बी में अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो पार्ट ए आपका चेक नहीं होगा। कहने का मतलब अगर आप यहां क्वालिफाई नहीं करते हैं, यहां अगर आप अपने आप को इसको जितना सीबीटी 2 के लिए चाहिए उतना नहीं दे पाते हैं तो आप यहीं से डिस्क्वालीफाई हो गए। और अगर आप यहां से बच के निकल भी गए तो अगर आप ट्रेड में डिस्क्वालीफाई हैं तो इससे मेरिट नहीं बनेगा, लेकिन अगर यहां डिस्क्वालीफाई है तो इससे मेरिट बनेगा जो कि चेक नहीं होगा, यही आपको हटा दिया जाए। मतलब आपका रास्ता इधर से होते हुए तब अपनी मंजिल की ओर जाएगा। मतलब आपको पूरे के पूरे रास्ते तय करने, सभी पेपर पे कंप्लीट नजर बनाए रखना। दूसरी बात, अब कुछ मामला है चला जो हम बात करेंगे। सीबीटी 1 का जो सिलेबस है 75 नंबर का एग्जाम होता है, 20 नंबर का मैथ है, जनरल इंटेलिजेंस 25 नंबर का है, जनरल साइंस आपका 20 नंबर का है, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आपका 10 नंबर का है, और 75 क्वेश्चन होंगे 60 मिनट के लिए। उसके बाद सीबीटी 2 में क्या होगा चला, पार्ट ए की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट मैथ होगा आपका 25 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस 25 नंबर का, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा आपका 40 नंबर का। अब इसमें सर बेसिक साइंस की अगर हम बात करें, इसमें ओनली फिजिक्स के 10 चैप्टर है, ओनली फिजिक्स के 10 चैप्टर है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 चैप्टर है। लेकिन पिछले बार क्या किया, यहीं से 38 क्वेश्चन पूछ दिया, अब 2 क्वेश्चन यहां से पूछ दिया। लेकिन इस बार क्या करेगा कोई गारंटी नहीं है। कभी ग्रुप डी में एनसीईआरटी पूछा था क्या, एग्जाम्पल पूछ दिया ना, इस बार हो सकता है यही बढ़ा दिया घटा दे, आपको दोनों पढ़ के रखना चाहिए। उसके बाद जनरल अवेयरनेस आपका 10 नंबर का रहेगा, इसमें केमिस्ट्री और बायो सीबीटी 2 में नहीं है। उसके बाद ट्रेड में आपको आपका कंसर्न ट्रेड जो होगा वो पढ़ना होगा, जिसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स 35% लाना होगा। अगर आप 35% मतलब आपको 27 क्वेश्चन सही करना होगा, लेकिन 27 क्वेश्चन सही करना बड़ा मुश्किल काम है चला, बहुत ही मुश्किल काम, इसलिए क्योंकि आप आईटीआई करते हैं तो सिर्फ डिग्री खरीद लेते हैं, कुछ क्लासेस आप अटेंड करते हैं, बाकी के छोड़ देते हैं, तो वहां से चला बैकअप लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोगों के लिए बड़ा मेहनत का काम हो जाता है, क्योंकि उसको 0 टू टॉप लेके जाना होता है। उसी क्लास में आईटीआई वाले, डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले बच्चे पढ़ते हैं, उसी हिसाब से उसको 0 से उठाना पड़ता है कि धारा क्या है, तब वो समझ में आता है, नहीं तो चला मामला ऑर्डर में पढ़ाना होता है। अब अगर चला हम बात करें कि आप कहिएगा डीएमआरसी का में अगर हम बात करें चला, ये सारे पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट, आप लोग अलग अलग पोस्ट के लिए जिसका जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए है। आईटीआई मेंटेनर के लिए ये सारा सिलेबस है आपका, 120 नंबर का एग्जाम होगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, इसमें भी ट्रेड आपका 75 नंबर का होगा। अब हम कुछ बातें जो आपसे शेयर करना चाहते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। अब चला देखिए, ये इलेक्ट्रिशियन की हमारी किताब है, आप कहेगा आप अपने किताब का प्रमोशन कर रहे हैं, मेरे दोस्त मेरी किताब अगर सबसे अच्छी होगी तो आप खरीद कीजिएगा, हम सबसे अच्छा बना देंगे। एक लाइन के बाद, ये जो किताब है, पहले हम ये किताब पढ़ाते थे 374 पेज, 274 पेज, फिर किया 374 पेज, और अब जो ये किताब पढ़ा रहे हैं मेरे दोस्त, ये हमारा 576 पेज का इलेक्ट्रिशियन का किताब हो गया। इससे भी नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर जो भी लोग पढ़ रहे हैं उनको, जो हमसे पढ़िए या किसी और से पढ़िए, आपको फिटर का भी 2 चैप्टर एएलपी टेक्नीशियन के लिए पढ़ना हो, क्योंकि 12 से 14 क्वेश्चन से पूछा गया। और अगर ये इलेक्ट्रिशियन वालों की बात कर रहे हैं, और अगर कोई बंदा फिटर का है, ये फिटर की अभी किताब पतली है, 2-3 गड्डी बचा हुआ है, ये जैसे खत्म होगा अगला एडिशन आ रहा है वो भी 550 पेज का हो, लगभग हमको लगता है 500 प्लस तो होना चाहिए, अभी हम देखे नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स वही समझिए, इसका डबल तो जरूर होगा। अभी मेकअप नहीं हुआ है और तब भी नहीं हो रहा है, हम इसके लिए अलग से, जैसे आपको जनरल के फील्ड में एनसीईआरटी है, वैसे ही एएलपी टेक्नीशियन के फील्ड में निमी पैटर्न, उसका हम एक अलग से सॉल्यूशन बनवा रहे हैं, उससे भी नहीं हो रहा है मेरे दोस्त। जब आप सिलेबस देखिएगा तो पता चलेगा, उससे भी काम नहीं चल रहा है। हम क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, जो हमारे पास एडमिशन लिए हुए हैं, हम उनके लिए चला अलग से 20 से 25 सेट प्रीवियस ईयर का फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डिस्कशन दे रहे हैं। मजबूरी है हमारी, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं फंसे। जैसे अगर 6 सेट हुआ है इलेक्ट्रिशियन तो उसको 6 सेट करवाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। डीएमआरसी का टोटल पेपर करवाएंगे, एलएमआरसी का पेपर करवाएंगे, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पेपर करवाएंगे, डिस्कशन देंगे कि बाबू तुम डिस्कशन करो तब तुम्हारा रिजल्ट होगा। निमी पैटर्न का टोटल क्वेश्चन सॉल्व करवाना होगा,
तब जाके होगा। लेकिन उसको चला सब्जेक्ट भी तो समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है उसके लिए उपाय है, आप उसको प्रैक्टिकली फील कीजिएगा। अगर ये जनरेटर है तो जनरेटर हम आपको चला के दिखाएंगे, बिजली पैदा होगा तो समझ में आएगा कि हाँ मेरे दोस्त ये मोड डायनेमो ऐसे घूमता है और ऐसे फ्लक्स कटता है, अब फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब प्रेरित धारा जनरेट होगा, ये आपको समझना होगा। अगर हम आपको फीटर पढ़ाएंगे, फीटर में आपको वर्नियर कैलिपर दिखाएंगे, देखो बाबू ये बाहरी व्यास नापेगा, ये अंदरूनी व्यास नापेगा, ये डेप्थ नापेगा, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ये डेप्थ मेजरिंग स्ट्रिप है, यहाँ एडजस्टेबल स्क्रू है, ये फिक्स नट है। तो चला ये चीजें आपको समझनी होगी और तब जाके आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। मेरे दोस्त आपको लग रहा होगा कि आप बता रहे हैं सर इतना सारा करना पड़ेगा, हो जाएगा, कहते हैं चला करने से होता है, कर लेंगे, हो जाएगा सारी चीजें, अगर लेकिन शेड्यूल में हो। तो मेरा मानना है मेरे दोस्त आईटीआई पास करने के बाद बेरोजगार रहने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब तो पूर्व जन्म में बहुत बड़ा पापी, बहुत बड़ा कुकर्मी होगा, तभी ऐसा हो सकता है, जो कि तू है कि नहीं तुम जानो। मेरे दोस्त अब आप कहिएगा कि सर इसको कैसे पढ़ना होगा, ऑनलाइन की ऑफलाइन। हम आपको दोनों चीजें बता देते हैं। जो लोग एकदम पटना नहीं आ सकते हैं, हम दोनों का डिफरेंस भी आपको बता देते हैं, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में क्या मामला है। मेरे दोस्त अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपको हम कितना देर पढ़ाएंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा? 6 घंटा अ डे। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, 6 आवर्स अ डे अगर हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं, 6 घंटा पर डे, 13 लोग 13 टीचर मिलकर पढ़ाते हैं, 8 महीने से 10 महीने में कोर्स खत्म हो। ध्यान देना, 6 घंटा डेली 13 टीचर मिलकर पढ़ाएंगे, 8 से 10 महीना में कोर्स खत्म होगा। साइंस एंड टेक हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अब अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको यह सोचना होगा क्या मैं 6 घंटा डेली पढ़ सकता हूं? मोबाइल पे आंख को भी बचा के चलना है। अगर आप पढ़ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको समझने की जरूरत है कि आपको ऑफलाइन में पढ़ना। क्योंकि ऑनलाइन में 6 घंटा लगातार मोबाइल पे 8 महीना तक कंसंट्रेट रहने के बाद हो सकता है 6/6 की आंख 6/9 हो जाए, दिक्कतें होंगी। तो आपको हिसाब से अगर लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करके अगर आप पढ़ते हैं, मोबाइल को सही दूरी पर रख के पढ़ते हैं तो आपका काम हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि 25 सेंटीमीटर के बाद मोबाइल कितनी दूरी पर हो कि मेरा आंख कंफर्टेबल रहे। आपका लाइट रूम में प्रॉपर लाइट होना चाहिए। उसके बाद रेगुलरिटी आप मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन वाले बच्चों का। 2 दिन क्लास छोड़िएगा, 12 घंटे का क्लास पेंडिंग हो जाए। और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहता है, विज्ञान का खेल है, टेक्नीशियन या टेक्निकल, चाहे वो डीआरडीओ हो चाहे वो स्टेट का एग्जाम। उसके बाद आप रेगुलरिटी मेंटेन कर पाते हैं, क्या आप प्रॉपर वे में बैठकर पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, क्या आप अधूरा वीडियो देख रहे हैं, क्या आप पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, क्या आप सब्जेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त 1 नंबर भी अगर आपका गड़बड़ हो गया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। क्या आप पढ़ रहे हैं व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं कुछ और करने लगे। तो आता है ना वीडियो, इसको अकेले में देखे बहुत मजा आएगा, 2 करोड़ व्यूज रहता है, कौन देख रहा है? जो लोग मोबाइल चला रहे हैं वही देख रहे हैं। ऑफलाइन में क्या होगा, हाँ लेकिन ये सब चीज आप खत्म कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ऑफलाइन में क्या होगा मेरे दोस्त कि आप चाहे ना चाहे 6 घंटा आपको हर हाल में बैठना पड़ेगा, क्योंकि सामने मास्टर है तो मोबाइल खोल नहीं सकता, तो इधर उधर करेगा, मास्टर थोपिया देगा। दूसरा, अगर आप रेगुलरिटी आपको मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि आपको पढ़ने में मन लगेगा, क्योंकि और बच्चों को आप पढ़ते हुए देखिए